श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बात वर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. 2023च्या वर्षातला हा पहिला संवाद होता. यामध्ये नुकताच झालेला प्रजासत्ताक दिन, पद्म पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्या सामान्यातल्या असामान्य मंडळींच्या कार्याची दखल, G20चे देशभरात होत असलेले कार्यक्रम, तसंच भरड धान्य वर्षाबद्दल सगळीकडे असलेला उत्साह, बौद्धिक स्वामित्वाविषयी वाढलेली जागरूकता अशा विविध विषयांचा आढावा प्रधानमंत्र्यांनी आज घेतला. वर्षाच्या प्रारंभी येणारा संक्रांत सण देशभरात वेगवेगळ्या पद्धतीनं साजरा होतो, तर प्रजासत्ताक दिनामुळे राष्ट्रभक्तीच्या वातावरणानं अवघा देश भारलेला असतो. प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीच्या कर्तव्य पथावरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रमाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. याविषयी मन की बातच्या श्रोत्यांनी पोचवलेल्या भावना आज प्रधानमंत्र्यांनी ऐकवल्या. हर साल जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल होता है. इस महीने 14 जनवरी के आसपास उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देश भर में त्योहारों की रौनक होती है. इसके बाद देश अपने गणतंत्र उत्सव भी मनाता है. इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह में अनेक पहलुओं की काफी प्रशंसा हो रही है. जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा. कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया. इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है. प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्याच दिवशी सरकारनं पद्म पुरस्कार विजेत्यांची नावं जाहीर केली. अगदी सामान्य कुटुंबातल्या व्यक्तीही किती असामान्य कार्य करू शकतात, अनेक आव्हानांना तोंड देत मौल्यवान वारसा जतन करणाऱ्या मंडळींचा या नागरी सन्मानानं केंद्र सरकार गौरव करत आहे. यामध्ये आदिवासी भाषा जतनाचं काम करणारे आहेत, तसंच देश आणि समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे. पुरस्कार विजेत्यांचं कार्य पुढच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणादायक आहे. याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांचे विचार आपण ऐकूया. जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है. इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है. जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं. इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं. ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं. यह हम सभी के लिए गर्व की बात है. धानीराम टोटो, जानूम सी सॉय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है. सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है. जैसे हीराबाई लोबी, रतन चंद्र कार और ईश्वर चंद्र वर्मा जी. जनजातीय समुदाय हमारी धरती, हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा. इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे. अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है. इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में अपनी संस्कृति के संरक्षण में जुटे राम कुई बांगवे न्यूमे, विक्रम बहादुर जमातिया और कर्मा वांगचू को भी सम्मानित किया गया है. भारतानं लोकशाही आणि लोकशाहीची मूल्य जपण्याचं कार्य निरंतर केलं आहे. लोकशाही भारताचा स्वभाव बनली आहे. याविषयी एका रंजक पुस्तकाचा उल्लेख आज प्रधानमंत्र्यांनी केला. इंडिया द मदर डेमोक्रेसी या पुस्तकामध्ये देशाविषयीचा अभिमान द्विगुणित होईल अशी वैविध्यपूर्ण माहिती लेखांमधून दिली आहे असं त्यांनी सांगितलं. या पुस्तकाविषयी आपण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या शब्दातून जाणून घेऊया. तो मैं यहाँ
एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। तमिलनाडु में एक छोटा लेकिन चर्चित गांव है उतिर मेरूर। यहां 1100-1200 साल पहले का एक शिलालेख दुनिया भर को अचंभित करता है। यह शिलालेख एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह माग्ना कार्टा से भी पहले की बात है। वारंगल के काकीय वंश के राजाओं की गणतांत्रिक परंपराएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। भक्ति आंदोलन ने पश्चिमी भारत में लोकतंत्र की संस्कृति को आगे बढ़ाया। बुक में सिख पंथ की लोकतांत्रिक भावना पर भी एक लेख को शामिल किया गया है जो गुरु नानक देव जी के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयों पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत की उरांव और मुंडा जनजातियों में कम्युनिटी ड्रिवन और कॉन्सेंसस ड्रिवन डिसीजन पर भी इस किताब में अच्छी जानकारी है। आप इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करेंगे कि कैसे देश के हर हिस्से में सदियों से लोकतंत्र की भावना प्रवाहित होती रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमें निरंतर इस विषय का गहन चिंतन भी करना चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए और दुनिया को अवगत भी कराना चाहिए। इससे देश में लोकतंत्र की भावना और प्रगाढ़ होगी। 2023 हे वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरं होत आहे। संपूर्ण जगभरामध्ये भरड धान्यामुळे आरोग्याला होत असलेल्या फायद्यांची चर्चा सुरू आहे। त्याचबरोबर G20च्या देशभरात सुरू असलेल्या बैठकांमध्ये भरड धान्यांपासून बनवलेले रुचकर पदार्थ भोजनामध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत। याविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांचे विचार ऐकूया। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खान पान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। G20 की समिट्स लगातार चल रही है और मुझे खुशी है कि देश के हर कोने में जहां भी G20 की समिट हो रही है, मिलेट से बने पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन उसमें शामिल होते हैं। यहाँ बाजार से बनी खिचड़ी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही
रागी से बने पायसम, पूड़ी और डोसा जैसे व्यंजन भी परोसे जाते हैं। G20 के सभी वेन्यूज पर मिलेट एग्जीबिशन में मिलेट से बनी हेल्थ ड्रिंक, सीरियल्स और नूडल्स को शोकेस किया गया। दुनिया भर में इंडियन मिशंस भी इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट की डिमांड हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली है। मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जितने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं, वो युवा पीढ़ी को भी उतनी ही पसंद आ रही है। भरड धान्य क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातल्या अलिबाग जवळच्या शर्मिला ओसवाल यांच्या कार्याचा उल्लेखही प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बात मध्ये केला। महाराष्ट्र में अलीबाग के पास केनाड गांव की रहने वाली शर्मिला ओसवाल जी पिछले 20 साल से मिलेट्स की पैदावार में यूनिक तरीके से योगदान दे रही है। वो किसानों को स्मार्ट एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रही है। उनके प्रयासों से न सिर्फ मिलेट्स की उपज बढ़ी है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। आपल्या कार्याचा उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केल्याबद्दल शर्मिला ओसवाल यांनी मुंबई आकाशवाणीकडे कृतज्ञता व्यक्त केली। अधिक माहिती थेट त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। मला अत्यंत आनंद होत आहे की तिथे आलेल्या बऱ्याचशा कंट्रीजनी खूप इंटरेस्ट दाखवलेला। त्या देशांमध्ये ते एक पशुखाद्य म्हणून समजलं जातं, पण G20 मध्ये आमच्या या प्रेझेंटेशनमुळे त्यांना कळलं की मिलेटची एक व्हॅल्यू बेस्ड चेन आहे, एक इनोव्हेशन आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, ज्या अंतर्गत त्याचे खूप छान प्रोडक्ट्स जसे मिलेट नूडल, मिलेट पास्ता, मिलेट पॉपकॉर्न, मिलेट पिझ्झा, मिलेटचे चिप्स आहेत, मिलेट क्रॅकर्स आहेत, मिलेटचे लाडू, असे असंख्य प्रकारचे व्हरायटीज, ते एवढं फायबर, न्यूट्रिशन आणि हेल्दी, आणि महाराष्ट्र हा सगळ्यात जास्त ज्वारीचं उत्पादन करत आहे। तर मला खूप अभिमान आहे। स्टार्टअप आज गेल्या 2 वर्षात आम्ही 20 करोडचा रेव्हेन्यू केलेला आहे। आम्हाला रफ्तार RYK ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची योजना आहे। MSME, SME यांचाही आम्हाला खूप छान सपोर्ट आहे। प्लस आम्ही IIMRच्या अंतर्गत, न्यूट्री हबच्या अंतर्गत इन्क्युबेशन आहे। स्टार्टअप्स, नवोन्मेषी संकल्पना यांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन दिलं जातं। तसंच लोकोपयोगी व्यवसायांसाठी लावलेल्या शोधकार्याची नोंद केली जावी, नवा व्यवसाय करताना व्यापार चिन्ह घेतलं जावं असा आग्रह सरकारचा असतो। कारण व्होकल फॉर लोकल करतानाच लोकल उत्पादन ग्लोबल व्हावं असंही सरकारला वाटतं। म्हणूनच बौद्धिक स्वामित्व घेण्यासाठी सुरू केलेल्या जागरूकता मोहिमेला खूप चांगलं यश मिळत आहे। याविषयी प्रधानमंत्री म्हणाले, आपको और मुझे आनंद और गर्व दिलाने वाली बात यह है कि साल 2022 में इस संस्थान के नाम कुल 145 पेटेंट्स रहे हैं। इसका मतलब है हर 5 दिन में 2 पेटेंट्स। ये रिकॉर्ड अपने आप में अद्भुत है। इस सफलता के लिए मैं IISc की टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। साथियों, आज पेटेंट फाइलिंग में भारत की रैंकिंग 7वीं और ट्रेडमार्क्स में 5वीं है। सिर्फ पेटेंट्स की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है और अब वो 40वें पर आ पहुंची है, जबकि 2015 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 80 नंबर के भी पीछे था। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में पिछले 11 वर्षों में पहली बार डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग की संख्या फॉरेन फाइलिंग से अधिक देखी गई है। ये भारत के बढ़ते हुए वैज्ञानिक सामर्थ्य को भी दिखाता है। हवामान बदलाच्या विषयावर आज प्रधानमंत्र्यांनी महत्वपूर्ण माहिती दिली। याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती सहाय्य सुनीता नागपुरे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन सुनील कांबळे।